नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्टेक का खास शो। मार्केट्स रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंचा है और ऐसे में अब ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर निवेशकों को क्या करना चाहिए। क्या मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा या फिर थोड़ा कॉशियस होने का समय है। और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स में एनर्जी ज्यादा नजर आएगी। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ सतीश मिश्रा जी इस समय मौजूद है, फंड मैनेजर है टाटा एसेट मैनेजमेंट के। सतीश सर नमस्कार, स्वागत है नमस्कार आपका। रजत जी। नमस्कार। नमस्कार सर। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई। मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल्स छू गया जब आपकी और हमारी बात हो रही है। और ये आप ही जैसे फंड मैनेजर्स हैं जिनका सहारा है निवेशकों को। अब जिस तरीके के म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लोज आ रहे थे, ये तो पता था कि मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल छुएगा, लेकिन ना ये अगस्त में स्टार्टिंग में बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, एकदम से मार्केट टूटने लग गए थे और बहुत ही गजब का कम बैक किया है। अभी आपका मार्केट पे क्या आउटलुक है? देखिए रजत जी, मार्केट समझने के लिए हमेशा दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स। सबसे पहला जो सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट है वेरिएबल, वो है अर्निंग। तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि अर्निंग ग्रोथ में कोई चैलेंज नहीं दिख रही, अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया लेवल की बात करूं। ठीक है, तो एक जो सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होता है किसी भी स्टॉक को चलने के लिए या मार्केट को या फंड को चलने के लिए, वो है कि आपकी पोर्टफोलियो किस तरह की अर्निंग ग्रोथ दे रही है। तो वहां पे अभी भी हमें चैलेंज नहीं लग रहा है। अगर आप अगले 2 साल की आप बात करो तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है कि आपको 2 साल का सीएजीआर विल बी इन डबल डिजिट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग ग्रोथ। तो वहां पे आपको काफी सपोर्ट है। दूसरा एक सपोर्ट ये है आपको कि अगर आप पॉलिसी वाइज भी देखिए, तो इंडिया में जिस तरह का पॉलिसी फ्रेमवर्क चल रहा था पिछले 5-7 साल से, उसी की कंटिन्यूटी इस बजट में भी हमें देखने को मिली है। तो वहां पे भी हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ मेजर शिफ्ट इन पॉलिसी स्टैंड है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस हिसाब से कंपेयर टू वर्ल्ड रिलेटिवली इंडिया में चीजें काफी स्ट्रांग दिख रही है। और दूसरा एक पॉजिटिव फैक्टर है लिक्विडिटी। तो डेफिनेटली डोमेस्टिक लिक्विडिटी तो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे है। तो अभी आप कह सकते हो एक जो कंसर्निंग पॉइंट है हमारे लिए वो वैल्यूएशन है। बट 2/3 सिचुएशन इज इन फेवर ऑफ मार्केट। लेकिन सर ये इंटरनेशनली भी तो अब यूएस पे फोकस ज्यादा जा रहा है और वहां पर इस बार जो जैक्सन होल सिंपोजियम हुआ था, बात ये निकल आई कि सितंबर में अब आइडियल टाइम होगा जब पॉलिसी में बदलाव किया जाए, यानी कि इशारा ये कि पॉलिसी रेट्स में कटौती हो सकती है। कितने क्वांटम के साथ हो सकती है, बाजार इस पे बेट लगाएगा? आपका क्या अंदाजा है? क्या इस बार रेट कटौती होगी सितंबर में, और इस पूरे साल कितनी एक्सपेक्टेशन रखें रेट कटौती की? देखिए रेट कट तो अब सब लोग मान के चल रहे हैं कि रेट कट आने वाला है। ठीक है। इवन आप क्वांटम भी देखोगे तो मोस्ट ऑफ जो कंसेंसस वहां पे है, ठीक है, वो भी है कि लगभग अगले 3 मीटिंग्स में। नाउ यू हैव 3 मीटिंग्स पेंडिंग फॉर दिस कैलेंडर ईयर। एंड ब्रॉडली एक्सपेक्टेशन है कि आप जब वो 0.25 हर मीटिंग में देखेंगे, तो एनीवेयर बिटवीन से 0.75 टाइप का नंबर इज द कंसेंसस नंबर। नाउ वेयर इट कैन डिफर, कि अगर आपकी सितंबर मीटिंग में 0.25 की जगह 0.5 हो जाए एक शॉर्ट में, तो दैट कैन बी सम सरप्राइज। अदरवाइज मुझे लगता है कि फॉर दिस होल ईयर नाउ एवरीवन इज बिडिंग, क्योंकि इवन आप इंटरेस्ट रेट वहां देखिए, अब वो 3 के नीचे आ गया है। दो इट इज स्टिल अबव दैट 2% जो कंफर्ट जोन वो लोग बोलते हैं, बट स्टिल नाउ इट इज एट 2.9 2.89 के बीच में है। तो आई थिंक 0.25 तो आप मान के चलिए अगले 3 बार आना चाहिए। तो अभी ये रेट कट की एक्सपेक्टेशन में खरीदारी करें मार्केट में, या फिर इस इवेंट को एक बस जो फैक्टर करना था मार्केट ने वो कर लिया? मौजूदा स्तरों पर क्या वॉचफुल रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए, या फिर आप अभी भी फंड्स डिप्लॉय कर रहे हैं इक्विटी मार्केट में मौजूदा स्तरों पर? तो रजत जी देखिए, तो आपके क्वेश्चन को दो पार्ट में मैं आंसर करता हूँ। फर्स्ट ऑन इम्पैक्ट जो भी ये रेट कट का है, और हम लोग कैसे अपना सेक्टर में कैश बैलेंस रख रहे हैं या किस तरह से हम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो अगर अभी आप देखिए रेट कट को लेके, तो मुझे लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट तो करीब करीब हर जगह फैक्टरिंग है। देयर इज नो सरप्राइज एलिमेंट लेफ्ट टू दैट। अब अगर ये एक शॉट में मान लीजिए 50 हो भी जाता है, इसमें देर आर टू फैक्टर्स टू इट। पहला फैक्टर ये है कि डेफिनेटली लिक्विडिटी तो इज गुड, बट साथ में आप देखोगे बहुत सारी कमेंट्रीज रिलेटेड टू रिसेशन फेयर इन यूएस, कि वहां पे क्या इंटेंसिटी है। तो मुझे लगता है ये बड़ा ही ऐसा सिचुएशन है कि यहाँ से फर्दर आप बोलो कि बहुत ज्यादा रैली आएगी और वो सस्टेन करेगी लंबे समय तक बिकॉज ऑफ द रेट कट्स, आई रियली डाउट इट। क्योंकि अभी यूएस में भी इलेक्शन है, वहां पे भी जो की गवर्नमेंट आती है उनका क्या पॉलिसी स्टैंड रहता है ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स 6 मंथ्स पोस्ट दे कम, और यूएस में रिसेशन की क्या इंटेंसिटी रहती है।
तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा, अगर अगर कोई थोड़ी बहुत रैली होती भी है पोस्ट दीज़ रेट कट्स, तो वी शुड नॉट टेक दैट एज़ अ वेरी स्ट्रक्चरल, क्योंकि ज़्यादा नज़र अब हम लोग की है कि यूएस में गवर्नमेंट के पॉलिसी स्टैंड्स क्या रहते हैं, व्हेन द न्यू गवर्नमेंट कम्स टू द प्ले। अब पॉइंट है कि हम लोग इसको कैसे कर रहे हैं अपने फंड में, तो वी आर नॉट टेकिंग कैश कॉल्स, क्योंकि जिस तरह की मैंने बताया कि आपको अर्निंग ग्रोथ दिख रही है, या लिक्विडिटी सिचुएशन है, तो टेकिंग कैश कॉल्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो लेवल पे, हम लोग सेक्टोरल चर्न कर रहे हैं। जैसे अभी भी आप देखोगे कुछ सेक्टर्स हैं जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, कुछ सेक्टर्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो इस तरह से हम लोग सेक्टोरल चर्न करके कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप टाटा में किसी भी फंड मैनेजर से आप बात करोगे, तो हमेशा एक वर्ड आप सुनोगे, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। दिस इज़ आवर फिलॉसफी, दिस इज़ आवर अप्रोच। तो अभी है कि इंडिया में डेफिनिटली ग्रोथ को आपको, जैसे मैंने बताया कि निफ्टी लेवल पे डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ पे कोई चैलेंज नहीं दिख रहा है। तो मोस्ट ऑफ द पॉकेट्स में आपको अर्निंग ग्रोथ पे तो चैलेंज नहीं है। लेकिन ये सेक्टर रोटेशन करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यूएशन आप कैसे अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा कंट्रोल रख सकते हैं। सर कैसे वैल्यूएशन कंट्रोल रख सकते हैं, फिर कौन से सेक्टर्स है जो आपको अच्छे लग रहे हैं, और जो चर्न कर रहे हो वो भी बता दो कि किससे आप एग्जिट कर रहे हो सेक्टर से। नहीं, तो देखिए, एग्ज़िट तो मैं नहीं करता हूँ। मेरा जो स्टैंस रहता है वो ये रहता है कि अगर जिस तरह का आप अभी इंडिया में सिचुएशन देख रहे हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स को मैक्रो या पॉलिसी सपोर्ट आ रही है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक रिकवरी देखोगे। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ़ कुछ सेक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर आप इंडिया के लिए बोल रहे हो कि अगले 5 साल में क्लोज़र टू 7% टाइप ऑफ जीडीपी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब आप 10-12% की नॉमिनल ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो। इसमें आप मान के चलो कि बहुत सारे सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे। इवन आप गवर्नमेंट का पीएलआई स्कीम और डिफरेंट जो उनकी लिस्ट ऑफ चैंपियन सेक्टर्स हैं, दे आर आल्सो क्वाइट हाई इन नंबर्स। तो मुझे लगता है कि ये ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक रिकवरी रहेगी, जिसमें अ डाइवर्सिफाइड फंड विल मेक मोर सेंस। इसीलिए मैं काफ़ी एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच लेके चल रहा हूँ। तो एग्ज़िट तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, अंडरवेट, ओवरवेट का स्टैंस होता है। मुझे अभी भी लगता है कि कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंडिया में देखो, ये टेक साइकिल, दिस इज़ कमिंग अप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से ये काफ़ी शांत हो गया था। सो व्हेन दिस इज़ कमिंग अप आफ्टर से अ गैप ऑफ 10 इयर्स प्लस, और ये सब साइकिल 2-3-4 साल के नहीं होते हैं, दीज़ आर वेरी लॉन्ग पीरियड साइकिल। तो अभी भी मैं कहूँगा कि मे बी वी आर लेस देन हाल्फ ऑफ दैट साइकिल। तो एक उस साइकिल पे मैं काफ़ी बेट कर रहा हूँ। और वहाँ पे भी क्या होता है कि सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि आपको जो सिर्फ़ मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल या कैपिटल गुड्स रिलेटेड सेक्टर्स पे अपने आप को मैं लिमिट कर रहा हूँ, बल्कि जो भी साथ में जो इसके आप कह सकते हो कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, लॉजिस्टिक्स सेक्टर, ये सब भी आप देखो, ये पूरे इकोसिस्टम के पार्ट होते हैं। जब आप इस कैपेक्स सेक्टर या कैपेक्स साइकिल की बात करते हो, तो मुझे लगता है कि अभी डेफ़िनिटली इन सब सेक्टर्स में मैं काफ़ी पॉज़िटिव हूँ और काफ़ी ओवरवेट स्टैंस है मेरा। उसके अलावा जैसे फार्मा में भी अभी मैंने रिसेंटली थोड़े वेट्स ऐड किए हैं। अंडरवेट वाइज़ थोड़ा आईटी में मैं अंडरवेट हूँ, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सम क्लैरिटी इन यूएस। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे एज़ आई सेड, आई एम नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ एनी ऑफ दीज़ थिंग्स। अब सर बात हमने जब इस शो की शुरुआत की ना, तो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर बात करनी शुरू की थी, यूएस में जो इंटरेस्ट रेट कटौती हो सकती है सितंबर ऑनवर्ड्स। लेकिन जो आप फंड मैनेज करते हैं उस पे तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। और मैं बता दूं कि सर को 18 साल का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में। और जो टाटा एसेट मैनेजमेंट में सतीश जी फंड संभालते हैं वो है टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड। इसके अलावा भी मेरे ख्याल से 2 फंड्स आप और संभालते हैं, जी, पर मेजरली हम टाटा रिसोर्सेज एनर्जी फंड के ऊपर बात करते हैं सर, क्योंकि सीएजीआर बहुत शानदार है, एक साल में लगभग 48.4% का की ग्रोथ, 3 ईयर में रिटर्न सीएजीआर वाइज 19.7%, 5 ईयर्स में 30.5% सीएजीआर हर साल सालाना 30.5%। और सिंस इंसेप्शन 21.5%, ये कैसे कर लेते हैं सर आप 21.5% सिंस इंसेप्शन? कब से ये फंड लॉन्च हो रखा है, 5 साल का ही देख लेते हैं, 5 साल में 30.5% सालाना रिटर्न, ये कैसे जनरेट करते हैं सर? नहीं रजत जी, तो इसमें बहुत मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है? ये फंड काफ़ी पुराना फंड है हमारा। इट इज़ मोर दैन आई थिंक 8 एंड हाल्फ इयर्स ओल्ड नाउ। दिस वाज़ लॉन्च्ड इन दिसंबर 2015, और मैं इस फंड को करीब मैनेज कर रहा हूँ लास्ट साढ़े 5-6 साल से। तो यहाँ पे मेरा 2-3 ब्रॉडर अप्रोच है। एक तो कैसा है कि जैसे अगर आप इस एनर्जी एंड रिसोर्सेज इस तरह के फंड्स की आप बात करते हो, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ नेगेटिव्स की चैलेंजेस बताता हूँ जो हमारे सामने रहते हैं, और उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं पोर्टफोलियो बिल्ड करता हूँ कि कैसे आप उन रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे कुछ थीम्स हैं,
मेरे पोर्टफोलियो में आप देखोगे मोस्टली मैं 3 थीम में इन्वेस्ट करता हूँ। एक पहला है एनर्जी। एनर्जी के अंदर आपके पास सेक्टर्स आ गए पावर, ऑयल एंड गैस, जहाँ से भी आपको एनर्जी मिल रही है, चाहे वो कोयले के फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड क्रूड पेट्रोल डीजल के फॉर्म में हो, गैस के फॉर्म में हो, या फिर हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, किसी भी फॉर्म में हो बट यू रिक्वायर एनर्जी। ठीक है, तो एक पीस वो हो गया। उसके बाद एक दूसरा पीस है इंफ्रा रिलेटेड, जिसमें मैं सीमेंट में पार्टिसिपेट करता हूँ, ओनली इन सीमेंट। तो इंफ्रा में सिर्फ सीमेंट में। और बाकी एक थर्ड पीस है जिसके अंदर मैं सारे सिक्लिकल इंडस्ट्री लेता हूँ। जैसे कि आपके मेटल्स हो गए, केमिकल्स हो गए, फर्टिलाइजर, शुगर, जो भी जिसमें भी थोड़ी सिक्लिकलिटी होती है। तो आइडिया हमेशा क्या रहा है पिछले 5-6 साल से, कि आप अपने आप को इनमें डाइवर्सिफाई करो। एंड डाइवर्सिफाई इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप, जैसे मैंने बताया कि 2 की चैलेंज इस तरह के फंड्स के क्या हैं, ये बहुत ही रेगुलेटेड सेक्टर है। यहाँ पे आप देखोगे कि रेगुलेटरी इंटरवेंशन एट सम टाइम्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, यू डोंट नो। एट द सेम टाइम बहुत सारे अंडरलाइंग एसेट हैं जिसके प्राइस इंटरनेशनल लिंक्ड है। चाहे आप कोयले की प्राइस की बात करो, क्रूड की प्राइस, गैस की प्राइस, मेटल्स की प्राइस, केमिकल्स की प्राइस। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी इंडियन कंपनीज में वॉल्यूम ग्रोथ 8, 10, 12% आ रहा है, लेकिन इंटरनेशनल फैक्टर है जिसकी वजह से रियलाइजेशन कम है, और आप देख रहे हो कि ये कंपनीज प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। तो इसीलिए मेरा अप्रोच शुरू से ये रहा है कि यहाँ पे मैं काफी डाइवर्सिफाइड अप्रोच लेके चलता हूँ। जैसे अगर फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप पॉजिटिव्स की बात कीजिए, इंडिया में अभी जो सिचुएशन है, जैसे हम लोग एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है? एनर्जी आप देखोगे कि 2 तरीके से एनर्जी की डिमांड आ सकती है। या तो इंडस्ट्रियल लेवल पे आ सकती है या तो पर्सनल लेवल पे आ सकती है। जैसे मैंने बताया कि कैपेक्स साइकिल 10-12 साल के बाद चालू हुआ है। मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम, तो डेफिनिटली इंडस्ट्रियल लेवल पे एनर्जी डिमांड हैज़ टू बी वेरी गुड। चाहे ये जिस फॉर्म की भी एनर्जी की हो, लेकिन आपको कोई भी फैक्ट्री चलाने के लिए एनर्जी तो चाहिए अल्टीमेटली। दूसरा, इवन एट पर्सनल लेवल, आप जैसे ही हम लोग ये जो 2000 कैपिटा क्रॉस करते हैं, जो अपनी इनकम लेवल है, आप देखोगे हमारा पर्सनल कंजम्पशन, घर में बेसिकली हम लोग प्रीमियमाइजेशन के नाम पे क्या कर रहे हैं, हम लोग एयर कंडीशनर यूज कर रहे हैं या डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज कर रहे हैं, जो कि सारे पावर कंज्यूमर्स हैं। इवन पर्सनल लेवल पे भी हम लोग टू व्हीलर से फोर व्हीलर में शिफ्ट कर रहे हैं, फोर व्हीलर में भी आप प्रीमियम व्हीकल्स पे जा रहे हो। तो अल्टीमेटली हम लोग भी अपने लाइफ में जैसे जैसे प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, आप देखोगे एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो इंडिया के साथ ये इंटरेस्टिंग केस है कि दोनों फॉर्म में, चाहे वो इंडस्ट्रियल तरफ से आप देखो, चाहे पर्सनल तरफ से आप देखो, दोनों तरफ से एनर्जी डिमांड बढ़ने वाली है। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। एंड इनफैक्ट इसीलिए आप गवर्नमेंट के पॉलिसी फ्रेमवर्क में भी देखो, देयर इज फोकस ऑन ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, चाहे वो कोल बेस्ड जनरेशन हो, चाहे सोलर हो, रिन्यूएबल हो, इथेनॉल ब्लेंडिंग 10% हो गया, अब ये लोग 20% की बात कर रहे हैं, या फिर हाइड्रोजन एज अ फ्यूल ऑप्शन काफी डिस्कशन में है, न्यूक्लियर। तो कहने का मतलब है कि एनर्जी की डिमांड जिस तरह से इंडिया में बढ़ने वाली है अगले 5, 10, 15 साल में, तो उस हिसाब से नाउ द थिंग इज कि टू कैच अप विद दैट डिमांड, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट। सेम, आप अगर सीमेंट की भी आप बात करो, सीमेंट में भी आप सेम देखोगे। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात करते हो, या फिर कंस्ट्रक्शन, रोड, ये सारी चीज को सीमेंट की रिक्वायरमेंट है। इवन एट पर्सनल लेवल आप देखो, पर्सनल लेवल में सीमेंट हम यूज करते हैं घर के लिए। अर्बन में थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड। जो अपना रियल एस्टेट सेक्टर है, ये काफी समय तक काफी स्लो डाउन में था, उसके बाद इट इज रिकवरिंग। इवन रूरल में भी, जैसे ग्राम प्रधानमंत्री आवास योजना आप देखिए, 3-4 करोड़ घर बन चुके हैं, 4-5 करोड़ और घर बन रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये जो दो सेक्टर हैं, एनर्जी एज वेल एज सीमेंट, इसको आप कह सकते हो कि अगर अगले 5, 10, 15 साल की आप बात कर रहे हो, जब इंडिया में आप 7% टाइप की रियल जीडीपी ग्रोथ देख रहे हो, एट द सेम टाइम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारा जो पर कैपिटा 2000 समथिंग में है, ये 3000, 4000 जाएगा। तो बेसिकली ये पोर्टफोलियो एनर्जी प्लस सीमेंट, जो कि लगभग 70% मेरे पोर्टफोलियो का रहता है, ये काफी स्ट्रक्चरल है। ठीक है, इसमें अगर आप जो भी जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसमें आप कोई मल्टीप्लायर लगा लो मोर देन 1। ठीक है, नॉर्मली आप उस तरह का ग्रोथ देखोगे और दीज टू सेक्टर्स। यहाँ पे है कि जैसे मैंने बताया कि 70% काफी स्ट्रक्चरल है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने एक रिस्क आपको बताया था रेगुलेटरी या इंटरनेशनल प्राइस वाइज, तो हल्का सा मैं क्विकली टच कर देता हूँ कि कैसे मैं इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप पावर, ऑयल एंड गैस, जो कि एनर्जी की पार्ट है, अगर मान लीजिए मेरा 50% पोर्टफोलियो से इज इन्वेस्टेड इनटू दीज टू,
तो वहां मैं क्या करूंगा कि पावर सेक्टर के अंदर आपके पास क्या क्या डिफरेंट बिजनेस मॉडल अवेलेबल, जैसे पावर सेक्टर के अंदर आपके पास से थर्मल जनरेशन, कोल बेस्ड जनरेशन इज वन बिजनेस मॉडल, सेकंड बिजनेस मॉडल इज रिलेटेड टू रिन्यूएबल जनरेशन, थर्ड बिजनेस मॉडल हो गया ट्रांसमिशन ऑफ दीस पावर, फोर्थ मॉडल हो गया ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, और फिफ्थ जैसे हम लोग स्मार्ट मीटरिंग की बात सुन रहे हैं। तो एक पावर सेक्टर के अंदर आपके पास 5 डिफरेंट बिजनेस मॉडल हैं, जिसके लिए 5 अलग-अलग रेगुलेशन है। तो ऐसा नहीं कि कोई एक रेगुलेशन आपके पूरे पोर्टफोलियो को हिला देगा। सेम अगर आप ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करेंगे, तो वहाँ अपस्ट्रीम है, कुछ कंपनीज़ हैं ट्रांसमिशन में हैं, कुछ कंपनीज़ हैं जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं। गैस के अंदर भी आपके पास गैस ट्रांसमिशन है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमेशा अटेम्प्ट ये रहा है कि आप अपने आप को मल्टीपल बिजनेस मॉडल में डाइवर्सिफाई करके रखें, ताकि कभी भी कोई ऐसा इवेंट ना हो कि ग्लोबली हो रहा हो या फिर कोई रेगुलेशन चेंज ऐसा आया और वो आपके पूरे पोर्टफोलियो को हिला दे। ऑलवेज द अटेम्प्ट इज कि कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट 5-7 ज़्यादा से ज़्यादा 10% से ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो को हिट ना करे। अच्छा, लेकिन ये जो इंटरनेशनल इवेंट जो ट्रैक हो रहा है इंटरेस्ट रेट की कटौती, इससे बेस मेटल्स के प्राइसेस मेटल्स के प्राइसेस में आप देखते हो इजाफा होते हुए यहाँ से, और मेटल स्टॉक्स पे क्या व्यू रहेगा? ये सर जो आपका टाटा रिसोर्सेज एनर्जी फंड है, एक तो राइट। ये कमोडिटी में क्या असर आता है इंटरेस्ट रेट्स का, और दूसरा ये कि टॉप होल्डिंग वाइज अगर मैं पूछूं तो कौन सी टॉप होल्डिंग्स हैं जिसमें आपको लगता है कि आने वाले समय के लिए ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलेगी, स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप बता पाए तो। देखिए, मुझे लगता है कि एनर्जी एंड सीमेंट, ये दोनों में डेफिनिटली, जैसे मैंने बोला कि अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ 7% की अजम्पशन है, तो आप नॉर्मली इनमें 8 टू 10% का आप देख लोगे। मल्टीप्लायर शुड बी मोर देन 1, 1.1, 1.2 टाइम्स। ठीक है? और ये काफ़ी स्ट्रक्चरल स्टोरी है। अब जैसे आपने फॉर एग्जांपल मेटल्स या इंटरेस्ट रेट के साथ मैं लिंक करता हूँ, तो ये जो भी सिक्लिकल इंडस्ट्री होते हैं, इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो इंटरेस्ट रेट इज़ वन वेरिएबल, बट एट द सेम टाइम आपको देखना होगा कि ग्रोथ आउटलुक क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यूएस रिसेशन की बात बोली, अभी अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखिए, पूरे वर्ल्ड में तो एक यूएस है मेजर इकोनॉमी, देन यूरोप एंड देन चाइना, और जो भी अपना चाइना, जापान एंड ऑल। यूएस में हम लोग सोच रहे हैं कि रिसेशन आएगा तो कितना डीप रहेगा या शैलो रहेगा, ऑल दैट। यूरोप में पर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आउटलुक नहीं दिख रहा है। चाइना में भी जीडीपी ग्रोथ जो पहले 7-8% हुआ करती थी, नाउ प्रोबब्ली द न्यू नॉर्मल कैन बी क्लोजर टू 5% प्लस माइनस। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको रेट कट के साथ-साथ डिमांड सिचुएशन पे भी बहुत क्लोज़ली वॉच रखना है। जैसे मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप रेट कट की बात कीजिए। आप देखोगे कि यूएस का जो फेड रेट है, वो 5% क्रॉस किया था मे बी साल, सवा साल पहले, ठीक है? उसके बाद से हम लोग 5+% पे बैठे हुए हैं। लेकिन यूएस का अगर आप 10 ईयर इंटरेस्ट रेट देखेंगे, नाउ इट हैज़ कम ऑफ टू बिलो 3.8, 3.9 के लेवल। गोल्ड प्राइस करीब 15-20% रैली कर चुका है, प्रोबब्ली मोर देन दैट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो हम लोग का जो हेडलाइन रेट है, ठीक है? हेडलाइन रेट में काफ़ी कुछ फैक्टर्ड इन हो जाता है विद टाइम। अभी सिचुएशन है कि जैसे आप चाइना में देखिए, चाइना में जो भी आउटलुक है रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, जो भी स्टिमुलस की एक्सपेक्टेशन थी, वो सब अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मुझे लगता है कि इवन आप डॉलर इंडेक्स पे आप देखो, डॉलर इंडेक्स इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इवन अपने अप्रैल के आसपास इट वाज 106, 107 के रेंज में। नाउ इट हैज कम ऑफ टू 100, 101। तो 5-6% करेक्शन वहां भी हो चुका है। तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट कोरिलेशन यहाँ से हमें नहीं करना चाहिए रजत जी, कि अगर इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है तो ये सारे पॉकेट्स विल स्टार्ट डूइंग गुड। इट डिपेंड्स आल्सो, एंड आई बिलीव दैट विल हैव मोर वेटेज, क्योंकि जो इनिशियल रेट कट आना था वो काफी कुछ फैक्टर इन है। ये बहुत सारा डिपेंड करेगा कि कहाँ किस इकोनॉमी में किस तरह की ग्रोथ आउटलुक इमर्ज हो रही है। राइट सर, आपने इस शो में अभी वैल्यूएशंस की बात भी की थी। अभी सर ये मिड कैप स्टॉक्स की वैल्यूएशन आपको कैसी लग रही है? और अभी जो पैटर्न है उसके हिसाब से इन्फ्लोज तो है एसआईपी रिकॉर्ड स्तरों पे, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में ज्यादा इन्फ्लोज देखने को मिल रहे हैं एज कंपेरेटिव टू लार्ज कैप्स। तो क्या ये अलर्ट सिग्नल है? और क्या मिड कैप स्टॉक्स की वैल्यूएशन जस्टिफाइड है या फिर अब लार्ज कैप्स की तरफ हो जाना चाहिए? देखिए रजत जी, ये इस क्वेश्चन में आप इस तरह से समझिए कि जैसे इंडिया में अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म की में आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा दिखेगा कि मिड कैप, स्मॉल कैप में अर्निंग गोज स्लाइटली हायर एज कंपेयर टू लार्ज कैप।
इसका एक दूसरा और भी रीजन है कि जैसे अभी हम लोग जो बात बोल रहे हैं कि कैपेक्स साइकिल में पिकअप हो रही है या इन्वेस्टमेंट साइकिल, इस तरह की चीजें, आप नोटिस करोगे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि ये साइकिल 10 साल के बाद आ रही है फॉर एग्जाम्पल, तो आप नोटिस करोगे ये मैन्युफैक्चरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन, ये जो भी इकोसिस्टम है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो मे बी आज से 15 साल पहले शायद लार्ज कैप में ज्यादा उनका वेटेज रहता था फ्रॉम दीज सेक्टर्स which are related to manufacturing, industrial, capex, everything related to that, logistic, या फिर आप उसमें कंस्ट्रक्शन को भी आप जोड़ दीजिए। बट अभी आप देखोगे कि क्योंकि 10 साल में इनमें बहुत अच्छा रनअप नहीं आया है, तो बहुत सारे ये थीम्स मिड कैप, स्मॉल कैप में आ गए हैं। आज के समय सिचुएशन ये है कि आप लार्ज कैप इंडेक्स देखिए, वहां पे यू विल फाइंड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम से 8 to 10 सेक्टर्स। बट आप मिड कैप इंडेक्स में आते हो, वहां पे 18 से 20 सेक्टर आ जाते हैं। मतलब 10 सेक्टर ऐसे हैं जिनके लीडर भी अभी लार्ज कैप नहीं पहुंच पाए हैं। तो अभी मुझे लगता है कि इसको दो पार्ट में देखना चाहिए। वैल्यूएशन डेफिनेटली काफी बढ़ गया है एंड इट इज कंसर्निंग। मुझे हमेशा लगता है कि वैल्यूएशन इज वेरी रियल, शुड नेवर इग्नोर इट। जैसे मैं एक स्टेटमेंट हर जगह बोलता हूँ कि अगर आप कोई स्टॉक 100 रुपए का आज खरीद रहे हो, तो दैट इज द ओनली रियल थिंग। उसके बाद आपकी सारी एनालिसिस है, आप सारा ट्रेंड समझने की कोशिश कर रहे हो, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दिस विल गो पॉजिटिव, दिस विल गो नेगेटिव, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये 100 का फेयर वैल्यू विल बी 120, 150, 200। बट द पॉइंट इज यू शुड नेवर इग्नोर 100 रुपीज योर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इस केस में मुझे लगता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक शुरू में ही बताया कि ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस पे हम लोग बहुत फोकस करते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी नाउ कि हम लोग को इनफैक्ट वैल्यूएशन डेटा भी हम लोग शेयर करते हैं। यू विल बी अवेयर कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप का वैल्यूएशन डेटा हम लोग को हर मंथ सारे एमसीज को शेयर करना पड़ता है विद सम पोर्टल, सेबी या एमपी के पास। तो अभी जो लास्ट मंथ का डेटा है उस पे मैं बताता हूँ कि लार्ज कैप का जो वैल्यूएशन था उसके कंपैरिजन में जो मिड कैप इंडेक्स का वैल्यूएशन था, जैसे लार्ज कैप वाज समथिंग 22 23 के आसपास ट्रेलिंग वैल्यूएशन पे थी, मिड कैप इंडेक्स वाज 40 प्लस। ठीक है, इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो आप देखिएगा तो वी हैव मैनेज्ड एट सब 30 लेवल। तो जो मैं ये सेक्टर रोटेशन, प्राइस लिक्विडिटी। यस, ट्रेलिंग बेसिस पे, 12 मंथ्स ट्रेलिंग बेसिस। तो उस हिसाब से हम लोग काफी कुछ कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हो इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट। और मुझे लगता है अर्निंग वाइज, अगर आप लार्ज कैप के लिए, जैसे मैंने बताया कि निफ्टी में भी डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा है, तो अगर आप मिड कैप जैसे सेगमेंट की आप बात करोगे, तो मुझे लगता है कि मिड कैप में लार्ज कैप के कंपैरिजन में 3-4% अर्निंग ग्रोथ ज्यादा रहनी चाहिए। क्योंकि ये जो कैपेक्स थीम और ये सारे हैं साइकिल्स, इसमें ज्यादा कंपनीज अभी यहाँ बैठे हुए हैं, अनलेस कि ये कंपनीज 4 साल बाद बड़ी हो जाएं और ये लार्ज कैप को ग्रेजुएट कर जाएं। बट अगर आप मुझे अगले 5 साल की व्यू लो, तो मुझे लगता है कि अर्निंग ग्रोथ शुड बी बेटर इन मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप। तो अगर आप इन दोनों को मिक्स लेके चलो, तो मुझे लगता है कि एक चीज तो बड़ा क्लियर है कि जिस तरह का रिटर्न पिछले 1 साल में बना है इन एनी फंड, जैसे आपने रिसोर्सेज फंड की बात की, सम 45 नंबर, मिड कैप आप देखोगे 50 प्लस नंबर, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ से जो व्यू होना चाहिए वो थोड़ा लंबा होना चाहिए। नेवर एक्स्ट्रापोलेट दीज काइंड ऑफ रिटर्न्स, बट अगर आप यहाँ से भी 3 साल 5 साल का व्यू लेके एंटर करते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत खुश रहेंगे। पर सर अगर 3 से 5 साल का व्यू भी लेना हो तो आप सलाह क्या देंगे, किस तरीके से अप्रोच करें म्यूचुअल फंड्स के जरिए अगर किसी को पोर्टफोलियो बनाना हो और लेट सपोज किसी को 50 लाख 60 लाख रुपए कमाने हो, तो कैसे आइडियली इसको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए अभी? अ, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि जॉब अभी शुरू ही हुई है, समय बहुत है, करेक्ट। और इन्वेस्टमेंट करनी है म्यूचुअल फंड में किसी को, तो कैसे पोर्टफोलियो, आइडियल पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहिए? देखिए रजत जी, मुझे लगता है कि मैं दो चीजों को बहुत वैल्यू देता हूँ। एक पहला ये है कि आपका कैश कमिटमेंट कब आने वाला है, और आपके पास टेन्योर कितना है। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा है, जैसे कोई इन्वेस्टर, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि कोई अपना जॉब अगर स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो अगर उसके दिमाग में है कि से मैं बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो मुझे लगता है तो बहुत ज्यादा उसके लिए फंड डाइवर्सिफाई का मतलब नहीं बनता है। अगर उसके पास 10 साल का पीरियड है फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे मैं एक बात आपको बोलता हूँ, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मिड कैप फंड की बात की। मिड कैप फंड में अगर आप कंट्री की नॉमिनल ग्रोथ, मतलब 7% अगर आप जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्लस माइनस हाफ परसेंट कर दीजिए, उसके ऊपर आप 4-5% इन्फ्लेशन की बात कर रहे हो, मतलब आप कंट्री की नॉमिनल ग्रोथ 11-12% की बात बोल रहे हो।
अगर 11-12% कंट्री नॉमिनल ग्रोथ है, बाय डिफॉल्ट आप मिड कैप जैसे सेक्टर पे आओगे तो वहां पे आप और 2-3% ऐड कर लो। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका 10 साल का होराइजन है सही में, और आप इसमें एसआईपी रूट से घुसते हो, तो बहुत लाइकली चांसेस है कि आप अच्छा रिटर्न पाओगे। अब इसमें एक पॉइंट ये आता है कि मान लीजिए कोई इन्वेस्टर ऐसा है जिसको कोई कैश रिक्वायरमेंट है, घर बनाना है, बच्चों की पढ़ाई है, कुछ ऐसा चीज है जिसमें आपको 3 साल 5 साल में आपकी रिक्वायरमेंट है, तब डेफिनेटली मुझे लगता है कि अ, जो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो रिस्क रिवॉर्ड जिसके लिए आप लोग काफी अच्छे से बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि आप कैसे रिस्क और रिटर्न को मैनेज करें। क्योंकि अगर आपके पास कोई रिक्वायरमेंट है अगले 3 साल में, तो डेफिनेटली मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मेरा 100% मिड कैप में डाल दीजिए, ठीक है, जिस वैल्यूएशन पे अभी हम लोग बैठे हैं। लेकिन अगर आपका होराइजन 5 या 10 साल का है, तो मैं प्रॉब्ली बोलूंगा कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप रिसोर्सेज एनर्जी या मिड कैप इस टाइप के जो फंड है, आप उनके साथ जा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल स्टोरी बहुत साउंड है। सर, बजट में एक अनाउंसमेंट हुई थी कि एलटीसीजी टैक्स में इजाफा कर दिया गया। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे इसका आप क्या असर देखते हैं? देखिए रजत जी, मुझे लगता है कि ये बहुत सरप्राइज नहीं था, ठीक है, ये काफी समय से डिस्कशन में था। एंड इनफैक्ट मुझे एक चीज काफी अच्छी लगी कि अब काफी यूनिफॉर्मिटी लाई जा रही है, जैसे कई एसेट के लिए नाउ लॉन्ग टर्म टैक्सेस आर सेम। आई बिलीव 12.5 जो किया गया है, वो प्रॉपर्टी के लिए भी शायद 12.5 है, लिस्टेड बॉन्ड सिक्योरिटीज के लिए भी 12.5, और अपने के लिए भी 12.5 है। तो एक तो ये बड़ा मैसेज क्लियर है कि जिस एसेट की एबिलिटी, मतलब देयर शुड नॉट बी अ टैक्स आर्बिट्राज, शुड नॉट बी अ रीजन कि आप उस पे इन्वेस्ट करो। इनहेरेंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए उस एसेट क्लास की, जिसकी वजह से आप उसमें आ रहे हो। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इक्विटी डेफिनेटली हैज एन एज ओवर अदर्स मे बी। दूसरा मुझे ये लगता है कि 10 से आपने 12.5 किया है, तो ऐसा नहीं है कि आपने इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज कर दिया है। तो मैं इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव नहीं ले रहा हूँ, आई कंसिडर इट वेरी न्यूट्रल। अल्टीमेटली आप पैसा बनाओगे, उसमें से आप दोगे। अभी तक तो पिछले 3-4 साल में मार्केट को सबने ऊपर जाते ही देखा, और जो नए एंट्रेंट हैं वो तो बहुत ही खुश हो रहे हैं कि भैया ये क्या चीज है। इट्स जस्ट लाइक एन एटीएम ऐसा लगने लग गया, क्योंकि यूट्यूब पे, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेडिंग के नुस्खे सिखाए जाते हैं। उनके लिए क्या मैसेज होगा सर, जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं, वो आइडिया सही अप्रोच क्या रखनी चाहिए उनको? देखिए, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में हमेशा अर्निंग ग्रोथ सबसे ज्यादा मैटर करती है। जैसे अभी मैं एक डेटा पॉइंट बोलता हूँ, आई वाज जस्ट रीडिंग सम रिपोर्ट। निफ्टी हम लोग को लग रहा है कि ऑल टाइम हाई एवरी डे है। अगर आप निफ्टी की रिटर्न पिछले 6 साल की देखिए, फ्रॉम 2019 में ले रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल ईयर, मतलब आप कोविड के लो बेस से हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखोगे निफ्टी का रिटर्न तो 16% के आसपास सीएजीआर है। सम रिपोर्ट आई रेड, थोड़ा प्लस माइनस होगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप निफ्टी की अर्निंग ग्रोथ भी देखिए पिछले 6 साल की, ये 14% प्लस है। तो कहने का मतलब है कि शॉर्ट टर्म में बहुत सारे इवेंट्स मैटर करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लॉन्ग टर्म पे जाते हो, आप देखोगे कि जो भी अर्निंग ग्रोथ आ रही है, तो जैसे मैंने इंडिया के लिए बताया कि इंडिया के लिए अर्निंग ग्रोथ आप रियल से नॉमिनल, नॉमिनल से आप एनर्जी या मिड कैप इस टाइप के सेगमेंट पे जाते हो, तो मुझे लगता है कि ये जो 15 टाइप वाला नंबर है लॉन्ग टर्म के लिए, दिस शुड बी योर आइडियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। डेफिनेटली जिस तरह का नंबर पिछले 1 2 3 साल में बन गया है, उसके बाद इट लुक्स वेरी लो। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ी रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। एंड आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम अ पर्सन लाइक यू एंड अस कि हम लोग एक करेक्ट मैसेज दें कि अर्निंग ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट डेफिनेटली एक पार्ट है यहाँ पे मैं बोलूंगा कि वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग एक ऐसे टाइम पे बॉर्न हुए हैं कि यहाँ पे आप किसी भी डाइवर्सिफाइड फंड में डालो, प्रॉब्ली 10 साल बाद आप काफी खुश रहोगे। तो इट इज अ टाइम कि आप बहुत ज्यादा टाइमिंग पे फोकस मत करो कि किस समय मैं एंट्री करूं, किस समय एग्जिट करूं। आपका फोकस ये होना चाहिए कि कितने मैं लंबे समय तक इस मार्केट में बैठ सकता हूँ। अगर आप 10 15 साल तक बैठ सकते हो, तो आप बहुत खुश होकर निकलोगे। सर, लास्ट क्वेश्चन। अभी तक तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बढ़ चढ़ के खरीदारी की है इंडियन मार्केट्स में। 25,100 पे आपकी हमारी बात हो रही है, निफ्टी इज एट 25,100 लेवल्स। 5 साल तक आप इंडाइसेस को कहाँ देखते हो, और जो आपने आंकड़े बताए थे सीएजीआर के, उस हिसाब से क्या डबल हो जाएगा इंडेक्स? देखिए, मुझे लगता है कि रजत जी, डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ में तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं,
ठीक है। इनफैक्ट मुझे लगता है उससे 10-12% तक तो आराम से अर्निंग ग्रोथ आनी चाहिए। और ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नंबर नहीं है, मतलब ये मैं काफ़ी रियलिस्टिक कंज़र्वेटिव साइड में रहते हुए कर रहा हूँ। तो और अगर आप निफ्टी का वैल्यूएशन देखिए, निफ्टी के वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं, इट इज़ क्वाइट फेयरली वैल्यूड, ना बहुत सस्ता है, ना बहुत महँगा है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एटलीस्ट जो आपको अर्निंग ग्रोथ मिल रही है, वो तो डेफिनिटली आपके साथ रहेगी। देयर इज़ नो रीज़न कि आपको अर्निंग ग्रोथ, तो दैट इज़ द मिनिमम। आप कह सकते हो कि अगर 5 साल आप देख रहे हो यहाँ से, तो मिनिमम अर्निंग ग्रोथ के बराबर तो आपको रिटर्न मिलेगा। उसके बाद एज़ आई सेड कि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, कि जैसे इंडिया का पोज़ीशनिंग वर्सेस अदर इमर्जिंग मार्केट कैसा है। दूसरा, फिर एक पॉइंट है जो अभी प्रोबब्ली अभी के लिए बहुत रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर यूएस में मान लीजिए 150-200 बेसिस पॉइंट रेट कट हो जाती है, तो फिर एफआईआई का फोर्स किस तरह से इमर्जिंग मार्केट की तरफ रूट करता है। तो इस तरह के ये सब सिर्फ एडिशनल फैक्टर्स आएँगे, या फिर चाइना के जैसे मैंने बताया कि उनका क्या नया एक्सपेक्टेशन रहता है। तो मुझे लगता है कि ये जो बाकी फैक्टर्स हैं प्रोबब्ली दैट विल ऐड टू इट, बट एट लीस्ट मिनिमम अगर आपको अर्निंग ग्रोथ जितनी मिल रही है, उतना तो आप कंफर्टेबल रह सकते हो कि लॉन्ग टर्म में मिनिमम उतना तो आपको रिटर्न मिलेगा। राइट सर, सतीश जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय बिस्तक को देने के लिए और अपने व्यूज स्टॉक मार्केट पे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद रजत। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।